हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 NCERT बुक के चैप्टर 3 का टॉपिक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिसमें हम एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक रेडियस क्या होता है और इसको हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, ये हम बच्चों आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। एटॉमिक रेडियस, जिसको हम परमाणविक त्रिज्या भी कहते हैं हिंदी में। अब तक छोटी क्लासेस में बच्चों हमने पढ़ा है कि बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है। इस तरह से बीच में हमको बच्चों न्यूक्लियस देखने को मिलता है, जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पे प्लस का चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होते हैं बच्चों न्यूट्रल होते हैं, और इसके चारों तरफ जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये हमारा एटम का स्ट्रक्चर है, परमाणु की संरचना है। इस तरह से न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, और बाहर वाले पोर्शन में इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलते हैं, जिनके ऊपर माइनस का निशान होता है। एक बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती क्या है। वो प्रॉपर्टीज जो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, अंतराल के बाद रिपीट होती हैं, उनको हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर पैटर्न दिखाई देता है हमें प्रॉपर्टीज में। एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में कुछ प्रॉपर्टीज हमें रिपीट होती हुई दिखाई देती हैं। उन्हीं प्रॉपर्टी में से जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या, वो आज हम इस वीडियो में बच्चों कवर करेंगे। हम बात कर रहे थे एटम की। इस तरह का स्ट्रक्चर हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है एटम का होता है। एटॉमिक रेडियस होता है, वो होता क्या है, सबसे बाहर वाले कक्षक में आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारा, उसका न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है, उसको हम अब तक एटॉमिक रेडियस के नाम से बच्चों बोलते आ रहे थे। ये वाली डेफिनेशन जो है छोटी क्लासेस में हमने पढ़ी है और वहाँ ये सही भी थी, लेकिन जो हमने क्लास 11th में पार्टिकल और वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लिया, किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है एक पार्टिकल की तरह भी है और एक वेव की तरह भी है। जब हम वेव की बात करते हैं तो हमें इस तरह का मोशन वेव में देखने को मिलता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर दिखा रहा है, तरंग की तरह व्यवहार करता है, तो इलेक्ट्रॉन जब एटम में हम देखते हैं तो ये गोल गोल घूमता हुआ नहीं दिखाई देता, ये हमें इस तरह से घूमता हुआ दिखाई देता है। तो इसकी न्यूक्लियस से, नाभिक से दूरी निकालनी हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। तो हम फ्री कंडीशन में, फ्री स्टेट में एटॉमिक रेडियस नहीं निकाल पाते हैं। वहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन को बॉन्डेड स्टेट में देखना पड़ता है, किस तरह से जो है एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ में बंध बनाता है, और वो इलेक्ट्रॉन जब बंध जाता है और वो आसानी से मूव नहीं कर पाता है, उस समय हम उसका एटॉमिक रेडियस जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है फ्री स्टेट में निकालना पॉसिबल नहीं होता है, बॉन्डेड स्टेट में निकालना आसान होता है हमारे लिए। प्रॉब्लम हमें क्यों आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो था बच्चों एक वेव की तरह बिहेव कर रहा था, और एक वेव जो होती है उसकी पर्टिकुलर बाउंड्री जो होती है, उसकी सीमाएं जो है वो डिफाइन नहीं होती हैं, पहले से ही निर्धारित हम नहीं कर सकते हैं। जो डेफिनेशन हमने अभी देखी थी कि न्यूक्लियस से सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की दूरी को हम एटॉमिक रेडियस कह रहे थे, वो यहाँ हमारी गलत हो जाती है और हम एटॉमिक रेडियस को एक नए तरीके से मेजर करते हैं। अब एटॉमिक रेडियस को हम बच्चों बॉन्डेड स्टेट में, बंधित अवस्था में निकालेंगे। बॉन्डेड स्टेट को हम इंटरेक्शन स्टेट भी कहते हैं। जब एक एटम जो है दूसरे एटम के साथ में इंटरेक्ट कर लेता है, उसके बाद में हम एटॉमिक रेडियस को आजकल निकालते हैं। फ्री स्टेट जो था हमने ऊपर देखा था, इसमें एटम का रेडियस निकालना पॉसिबल नहीं होता है। अब एक बार जब बॉन्ड बन गया दो एटम्स के बीच में, तो उसके बाद हम एटम का रेडियस निकाल सकते हैं। किस तरह के बॉन्ड जो एटम जनरली बनाते हैं, उनके बिहाफ पे हम एटॉमिक रेडियस को भी अलग अलग कैटेगरीज में डाल सकते हैं। पहला वाला जो है कोवेलेंट बॉन्ड के केस में देखने को मिलता है, उसको हम कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। सहसंयोजक त्रिज्या दूसरा हमारा टाइप हो जाता है रेडियस का, जिसको हम वैन डर वाल रेडियस कहते हैं, जो हमें गैसेस में देखने को मिलता है। उसके बाद जो अगली कैटेगरी है वो है हमारी मेटेलिक रेडियस, जो हमें धातुओं में देखने को मिलता है। और लास्ट वाला जो है हमारा बच्चों आयनिक रेडियस है, जो हमें आयंस के केसेस में देखने को मिलता है। तो चार तरह के रेडियस के बिहाफ पे हम एटॉमिक रेडियस को निकाल सकते हैं, किस तरह का कंपाउंड का वो फॉर्मेशन करते हैं, किस तरह का बंध वो बनाते हैं। आगे आने वाली स्लाइड्स में बच्चों हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स भी करेंगे हम, जिससे आपको इनके कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो बच्चों, इस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपके IIT और नीट में देखने को मिलते हैं। तो आइए आगे हम इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। बात हम करते हैं कोवेलेंट रेडियस की, जिसको हम सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। यह रेडियस जो हम दो सिमिलर एटम्स, दो एक समान परमाणुओं के बीच में हम जब देखते हैं, जैसे यहाँ मैंने एक A ले लिया है, दूसरा परमाणु भी मैंने A ले लिया है। जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दो समान परमाणुओं के बीच में, तो सिमिलर एटम के बीच में, तो दोनों एटम एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। और जब ये नजदीक आते हैं एक दूसरे के ऊपर, आपको यहाँ ओवरलैप होते हुए दिख रहे होंगे, इनके बीच में एक तरह का बॉन्ड बनता है जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और उस समय कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद में इनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, इसको हम
डी से बोलते हैं, और इसका हाफ जो होता है उसको हम कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं D/2, क्योंकि सिमिलर एटम थे, दोनों सेम थे, इसलिए जितना डिस्टेंस है दोनों न्यूक्लियस के बीच में उसको अगर हम आधा कर देंगे तो उनका रेडियस, उनकी त्रिज्या निकल आएगी। वैसे ही मैंने वहाँ एक और एटम दिखाया हुआ है, BB है, दोनों नजदीक आए, दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड बना, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। इनके बीच के डिस्टेंस को मैंने D बोल दिया है, और जैसे ही हम D को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रेडियस निकल आएगा, जो कि B का रेडियस कहलाएगा। पहला वाला हमारा जो निकला था वो A का रेडियस था, और अब जो निकलेगा वो हमारे B परमाणु का, B एटम का रेडियस निकल आएगा। ये बच्चों बात थी जो हमारी सिमिलर एटम के केस की थी, जहाँ पे हम दो सिमिलर एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ ए कोवेलेंट कंपाउंड इज इक्वल टू जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में, यहाँ पे A अगर ले रहे हैं तो इसको डिस्टेंस को A बोल देंगे, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो हमारा कोवेलेंट रेडियस A एटम का निकल आएगा। लेकिन अगर एटम डिफरेंट है तो हम उसका कोवेलेंट रेडियस कैसे निकालेंगे? बच्चों डिफरेंट एटम्स जब होते हैं, अलग अलग तरह के परमाणु होते हैं, वो आपस में नजदीक आते हैं तो उनके बीच में भी हमें कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। लेकिन इस समय जो है फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि दोनों परमाणु अलग हैं, तो वहां हमें दो केस देखने को मिलेंगे। एक केस वो है जिसमें दोनों परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता समान है। विद्युत ऋणता समान क्या होती है वो देखिए, A का न्यूक्लियस जो है किस पावर से, किस ताकत से B के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। हमें पता है कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जिस पावर से A का न्यूक्लियस B के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और जिस पावर से B का न्यूक्लियस A के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, अगर वो दोनों सेम है तो पहला वाला केस हमारा हो जाएगा जिसमें हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को कितनी ताकत से खींच सकता है, उसको हम इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ये ऊपर वाला एग्जाम्पल बच्चों हम कह सकते हैं H2 का एग्जाम्पल था, जहाँ पे A भी हमारा H था और दूसरा वाला A भी हमारा H था। B वाला हम Cl2 का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये भी Cl है और ये भी हमारा Cl है। तो बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर को ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जब दोनों परमाणु, दोनों एटम्स जो नजदीक आ रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो हम रेडियस निकालने का फॉर्मूला बच्चों लगाएंगे। A और B के न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोल देंगे DAB। तो DAB जो है डिस्टेंस A और B के न्यूक्लियस के बीच में है, इसको हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B। अब क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी तो दोनों एक ही ताकत से एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, तो हम दोनों के रेडियस को आसानी से कंसीडर यहाँ कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले परमाणुओं के लिए। ये हमारा D है, इसको आधा कर देंगे तो हमारा रेडियस निकल आएगा। अब यहाँ जो RA और RB हम बच्चों देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। हो सकता है कि एक परमाणु छोटा हो तो उसका रेडियस कम होगा, दूसरा परमाणु एटम बड़ा होगा तो उसका रेडियस हमारा ज्यादा होगा। इस तरह का एग्जाम्पल हमें मीथेन में CH4 में देखने को मिलता है। दूसरा कंडीशन जो होता है बच्चों, वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे, जहां हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, दोनों एटम्स जो पास में आ रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, उनके बीच में ओवरलैप होता है और उसके बाद में बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। हम ऐसा मान लेते हैं कि जो A है हमारा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B से ज्यादा है। यहाँ पे जो En लिखा हुआ है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिसको हम विद्युत ऋणता भी कहते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारा लगेगा बच्चों, ये हो जाए, यहाँ भी हमारे A और B के बीच का डिस्टेंस जो है बच्चों वो DAB हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि अलग अलग है तो रेडियस के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, A का रेडियस प्लस B का रेडियस माइनस 0.9 ब्रैकेट में जाई A माइनस जाई B। A को मैंने पहले इसलिए लिखा है क्योंकि A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B से ज्यादा है। अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बच्चों B को पहले लिख देंगे। जिस भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसको हम यहाँ पहले लिखेंगे। और जो जाई A है हमारा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता है हमारी। A की विद्युत ऋणता कितनी है उसको हम जाई से डिनोट करते हैं। B की विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है उसको हम जाई B से डिनोट करते हैं। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वो आपकी समझ में आ गया होगा। अगर दोनों एटम्स जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। सेकंड वाला एग्जांपल जो था हमारा बच्चों, ये HCl के केस में हमें देखने को मिलता है। इसमें H और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बच्चों नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है वैन वाल रेडियस। भी हमने ऊपर देखा था कि कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है।
और जो वैंडरवाल फोर्स होते हैं अट्रैक्शन के, वो हमें गैसेस के बीच में देखने को मिलते हैं, जहां पर कोई भी किसी प्रकार का परमानेंट बॉन्ड या बंध हमें देखने को नहीं मिलता है। विदाउट एनी बॉन्ड होता है, बिना किसी बंध के। हमने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि दो मॉलिक्यूल जब पास में आते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण जो है उसका बल दिखाई देता है, और जिसके कारण वो एक दूसरे के नजदीक रहते हैं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिखा रखा है बच्चों, ये H2 का मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल को हम हिंदी में अणु कहते हैं। ये भी H2 का मॉलिक्यूल है। अभी दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। पहले वाले अणु का न्यूक्लियस जो होता है दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, या पहले वाले का इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे वाले के न्यूक्लियस को आकर्षित करेगा, जिसके कारण ये एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। पूरा एक दूसरे के टच नहीं होंगे, इतने नजदीक आएंगे कि उनके बाद में उसमें रिपल्शन, प्रतिकर्षण न हो, एक पर्टिकुलर सीमा तक ही एक दूसरे के नजदीक आ पाएंगे। तो हम बात कर रहे थे वैंडरवाल फोर्सेस की, किस प्रकार के अट्रैक्शन फोर्स होते हैं दो अणुओं के बीच में। जब दो अणु एक दूसरे के नजदीक आते हैं एक पर्टिकुलर लिमिट तक कि उनके बीच में हमें प्रतिकर्षण, रिपल्शन नहीं दिखाई दे, उस तरह के फोर्सेस को हम वैंडरवाल फोर्सेस कहते हैं। यहाँ डायग्राम बना हुआ है आपको समझाने के लिए। तो एक तरह का ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, अंतर अणुक बल है, और वैंडरवाल फोर्सेस से ही हमारा वैंडरवाल रेडियस या वैंडरवाल बॉन्ड की हम कल्पना करते हैं, उसके बाद ही हम उसका रेडियस निकाल सकते हैं। अब हमने देखा था कि जो डायग्राम दिखाया हुआ है बच्चों, इसके बीच में दोनों हाइड्रोजन के बीच में जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के, इनके बीच में हमें कोई परमानेंट बॉन्ड बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस समय जो इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है, यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक, ये हमारा डिस्टेंस हो गया सेंटर के बीच में। रेडियस निकालने के लिए इस डिस्टेंस को 2 से डिवाइड कर देंगे और हमारा रेडियस निकल आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स जितना क्लोज आ सकते थे उतना क्लोज आ गए, वो और ज्यादा क्लोज नहीं आ सकते हैं, क्योंकि और ज्यादा क्लोज आएंगे तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है उनके बीच में रिपल्शन, प्रतिकर्षण होगा और वो दूर चले जाएंगे। इसलिए एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही मैं बार बार बोल रही हूँ एक दूसरे के क्लोज आ पाते हैं, और इस समय जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में उसको वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, और जो डिस्टेंस होता है उसको वैंडरवाल डिस्टेंस कहते हैं, और उसी का आधा जो होता है हमारा वो वैंडरवाल रेडियस कहलाता है। रिपल्शन जो होता है इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा क्लोज आने पर वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी हो सकता है और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में भी हो सकता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइड बाय 2। ये बच्चों माइनस का निशान नहीं है, ये बॉन्ड है, बंध है इन दोनों के बीच में बना हुआ, जिसकी हम बात कर रहे हैं वैंडरवाल बॉन्ड है ये। इसको आगे आने वाले एग्जाम्पल से हम और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जैसे ही हमारे 3 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, हमारे एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल हमारा ये हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल ये हो गया। तीनों मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के नजदीक आ गए हैं। इस समय जो B और B के बीच में डिस्टेंस होगा जिसको हम DB कह सकते हैं, A और A के बीच में जो डिस्टेंस होगा इसको हम DA कह सकते हैं। इसका आधा जो होगा वो हमारा वैंडरवाल रेडियस ऑफ B हो जाएगा। D को चाहे छोटा लिखिए बच्चों या बड़ा लिखिए। वैंडरवाल रेडियस ऑफ A निकालना है तो DA डिवाइड बाय 2। वैंडरवाल रेडियस जो है वो मॉलिक्यूल्स में निकलते हैं हमारे, तो निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। जब B का निकालना हो तो B के सामने B को रखेंगे, और जब A का निकालना होगा यहाँ पे जैसे मैंने रखा हुआ है तो A के सामने A को रखेंगे और दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम हाफ कर देंगे, तो हमारा वैंडरवाल रेडियस निकल आएगा B और A का। ये डिस्टेंस निकालते हो तो एक बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि इन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के इतने क्लोज लाना है कि उनके बीच में रिपल्शन ना हो। ये वाला रेडियस जो होता है बच्चों हमें इनर्ट गैसेस में, अक्रिय गैसों में देखने को मिलता है, क्योंकि वो बॉन्ड नहीं बनाती हैं। बॉन्ड बनाएंगी तो वो एक दूसरे के नजदीक आकर ओवरलैप करेंगी, क्योंकि इन गैसेस में इनर्ट होती हैं, अक्रिय होती हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही एक दूसरे के नजदीक आ पाती हैं। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हीलियम का। एक हीलियम है, एक हीलियम और है, इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हमें नहीं दिखाई देगा। इस तरह का अट्रैक्शन जो होगा जिसको हम वैंडरवाल फोर्स बोलते हैं वो दिखाई देगा अक्रिय गैसों में। जब एक दूसरे के इतने क्लोज आ जाएंगी कि यहाँ रिपल्शन नहीं हो, उस समय इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे और उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो हमारा वैंडरवाल रेडियस निकल आएगा हीलियम के। इनर्ट गैसेस का दूसरा नाम बच्चों नोबल गैसेस भी है, जो 18th ग्रुप में हमें देखने को मिलती हैं। इनका नाम ही इनर्ट है क्योंकि किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। रिएक्ट नहीं करेंगी तो इसका मतलब बॉन्ड नहीं बनाएंगी, बिना बॉन्ड के एक दूसरे के नजदीक ही रहती हैं, और उस तरह के बॉन्ड को जो इनके बीच में बनता है वैंडरवाल बॉन्ड या वैंडरवाल फोर्स कह सकते हैं, और उसी से हम वैंडरवाल रेडियस हमारा निकाल लेते हैं। हीलियम जो है बच्चों उसका कोवलेंट रेडियस नहीं निकल सकता है क्योंकि यहाँ हमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो हीलियम और दूसरी इनर्ट गैसेस के केस में हमें सिर्फ वैंडरवाल रेडियस ही हम निकाल सकते हैं, दूसरी टाइप की रेडियस है यहाँ पे हम नहीं निकाल पाएंगे।
अभी तक बच्चों हमने कोवेलेंट रेडियस और वैन डेर वाल रेडियस दोनों ही पढ़ लिए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने देखा था कि कोवेलेंट रेडियस बनने के लिए दोनों एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, ओवरलैप करते हैं इस तरह से, और उसके बाद जो डिस्टेंस होता है इनके न्यूक्लियस के बीच में उसको हम हाफ कर देते हैं तो हमारा कोवेलेंट रेडियस निकल आता है। और वैन डेर वाल रेडियस निकालने के लिए हमने दोनों मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के पास में लेकर आए थे और उसके बाद में उनके बीच का जो डिस्टेंस था वो निकालकर हमने उसको 2 से डिवाइड कर दिया था, तब हमारा वैन डेर वाल रेडियस निकल आया था। दोनों में से कौन सा रेडियस बच्चों ज़्यादा होगा, आपको फिगर में देखने से आइडिया हो रहा है कि कोवेलेंट रेडियस जो होता है वो हमेशा वैन डेर वाल रेडियस से कम होगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए ओवरलैप होना जरूरी है। ओवरलैप होगा, दोनों नज़दीक आएंगे, उनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। जबकि वैन डेर वाल फोर्सेस जो होते हैं, अट्रैक्शन जो होते हैं, उसमें मॉलिक्यूल्स सिर्फ एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, उनका ओवरलैप नहीं होता है, कोई तरह का बॉन्ड नहीं बनता है, सिर्फ एक तरह का फोर्स होता है, इसलिए वो नेचुरली कोवेलेंट वाले से बड़ा होता है। अब बच्चों आगे आने वाले स्लाइड्स में हम मेटेलिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। मेटेलिक रेडियस होता क्या है और किस तरह से इसको निकालते हैं। जैसे बच्चों इसका नाम भी बता रहा है कि इस तरह का रेडियस जो है हमें मेटल्स में देखने को मिलेगा। मेटल जो होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं, उनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, न तो वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और न ही वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जब हम मेटल की बात करते हैं तो हम एक रॉड या टुकड़ा ले सकते हैं मेटल का, जिसमें बहुत सारे मेटल के एटम्स जो है वो एक साथ इकट्ठे हो रखे हैं और उस टुकड़े का फॉर्मेशन करते हैं। मेटल्स में जनरली बच्चों हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। जो फिगर में दिखाया हुआ है इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर है। ये मेटल के एटम हैं, तीनों दिशाओं में एक्स वाई जेड तीनों अक्षों पर ये फैले हुए दिखाई देंगे। इसके बारे में हम बड़ी क्लासेस में सॉलिड स्टेट जो है 12th क्लास में वहाँ पढ़ेंगे डिटेल में। और यहाँ पे बच्चों हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है इस रॉड के अंदर, जो मेटल का टुकड़ा हमने लिया है उसके अंदर हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे। कोवेलेंट में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, वो भी यहाँ देखने को नहीं मिलता है। आयनिक बॉन्ड में एक मेटल होता है एक नॉन मेटल होता है, तब जाके हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है। तो दोनों तरह के बॉन्ड जो है मेटल्स के केस में नहीं दिखाई देंगे। तो यहाँ जो बॉन्ड बनता है बच्चों उसको हम मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। ये मेटेलिक बॉन्ड बनता कैसे है? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के पास में प्रेजेंट होते हैं वो उसके सरफेस पे तैरते रहते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन तैरते रहते हैं बच्चों वो अगल बगल वाले मेटल को भी अट्रैक्ट करते हैं। बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है और यहाँ हमारा इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन बच्चों इस न्यूक्लियस से भी अट्रैक्टेड है और अपने खुद के न्यूक्लियस से भी अट्रैक्टेड है। इसी तरह से दूसरा मेटल है उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद के न्यूक्लियस से भी अट्रैक्टेड है और बगल वाले के न्यूक्लियस से भी अट्रैक्टेड है। इस तरह की बॉन्डिंग जो हमें देखने को मिलती है उसको हम मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। और इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस होगा वो हमारा मेटेलिक डिस्टेंस कहलाएगा, और उस डिस्टेंस को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मेटेलिक रेडियस निकल आएगा। अब बच्चों हमारे पास कंपेयर करने के लिए 3 हो गए हैं। एक हमारा कोवेलेंट रेडियस है, दूसरा हमारा वैन डेर वाल रेडियस है और तीसरा हमारा मेटेलिक रेडियस है। अगर आपसे पूछे जाए कि तीनों में से कौन सा रेडियस बड़ा है तो उसका आंसर बच्चों कैसे निकालेंगे आप? सबसे बड़ा वाला जो हो जाएगा वैन डेर वाल हो जाएगा हमारा, सेकंड नंबर पे हमारा आ जाएगा मेटेलिक, थर्ड नंबर पे हमारा आ जाएगा बच्चों कोवेलेंट। वैन डेर वाल में हमारे दूर दूर थे इस तरह से, मेटेलिक में जो है इस तरह से नजदीक आ गए थे, और जो हमारा कोवेलेंट था उसमें ओवरलैपिंग हो रही थी। तो आप तीनों को देखकर आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा रेडियस बड़ा होगा। मेटेलिक को हम धात्विक भी कहते हैं, धात्विक त्रिज्या। वैन डेर वाल को हिंदी में वैन डेर वाल ही कहते हैं और कोवेलेंट को सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तीनों डिफरेंस यहाँ दिखाए हुए भी हैं डायग्राम में, और इस लास्ट वाले डायग्राम में बच्चों कोवेलेंट भी दिखाया हुआ है और वैन डेर वाल भी दिखाया हुआ है मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब बच्चों आगे आने वाली स्लाइड्स में हम ये देखेंगे कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें एटॉमिक रेडियस जो है लेफ्ट से राइट जाने में और ऊपर से नीचे जाने में किस तरह से चेंज होता है। हम लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियड में, जिसको हिंदी में आवर्त कहते हैं, तो ये कैसे चेंज होगा वो हम देखेंगे। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या में आवर्तता कहते हैं इसे। मैंने जो फर्स्ट वाला है अपना, मैंने एक पीरियड को यहाँ बना के दिखाया है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इनका Z जो है, Z हमें बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी है। तो Z को हम बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। Z जो है जिसको हम प्रभावी नाभिकीय आवेश या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह रहे थे, हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पे प्लस का निशान होता है। इसका मतलब Z जो होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें बताता है इनडायरेक्टली। प्रोटॉन की संख्या के हिसाब से हम Z इफेक्टिव
किस एलिमेंट का, किस तत्व का Z कितना है वो निकाल सकते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 3 था। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन के सबके एटॉमिक नंबर जो है, परमाणु क्रमांक मैंने नीचे लिख दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया है। 2 को हम लिखेंगे 2 1, पहले शेल में 2 चले जाएंगे, फिर 1, ये हमारा 2 2 हो जाएगा, ये 2 3 हो जाएगा, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7 और 2 8। हमने देखा कि सब में जो है बच्चों दो दो ही शेल हैं सब में। इनमें नंबर ऑफ शेल जो है हमारे, या कक्षक जिसे हम कहते हैं, ऑर्बिट बराबर हैं, सब में 2 हैं। तो डिफरेंस कैसे आएगा, हम एटॉमिक रेडियस कैसे निकालेंगे लेफ्ट से राइट जाते हुए, तो डिफरेंस हमारा आएगा Z के कारण, जिसको हम बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो न्यूक्लियस के ऊपर, नाभिक के ऊपर जो चार्ज होता है प्रोटॉन के कारण, उसको हम Z कहते हैं। पहले ही आपको बता चुकी हूँ मैं। यहाँ देखिए कैसे निकालेंगे। बात हम एग्जाम्पल लेके करते हैं लिथियम की। लिथियम के अंदर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन बच्चों हमारे 3 हैं। हमें पता है कि 3 प्रोटॉन जो है नाभिक के अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं, और ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। अब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बच्चों यहाँ कितने प्रोटॉन, कितने प्लस का निशान खींच रहे हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो है उस पर 1 माइनस का निशान है, और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास 3 प्लस के निशान है। तो 3 प्लस के निशान जो है 1 माइनस के निशान को खींच रहे हैं। दूसरे वाले केस में देखिए, दूसरे वाले केस में कि बेरिलियम था हमारा, इसके अंदर Z की वैल्यू 4 है, तो इसके अंदर 4 प्रोटॉन जो कि हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। हम बात सिर्फ करेंगे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के। जब हम एटॉमिक रेडियस निकालेंगे, 4 प्लस के निशान जो हैं वो 1 माइनस के निशान को खींच रहे हैं। इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं कि जब 4 प्लस के निशान 1 माइनस को खींचेंगे तो वो ज्यादा खींच पाएंगे, कि 3 प्लस के निशान 1 माइनस को खींचेंगे तब वो ज्यादा खींच पाएंगे। तो हम देखते हैं कि जितना प्लस का निशान न्यूक्लियस में होगा, उतनी ही ज्यादा ताकत से वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा। बच्चों एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन में हमें दिख रहा है कि 9 जो है प्रोटॉन है, तो 9 का प्लस चार्ज हो गया, प्लस 9 का चार्ज हो गया न्यूक्लियस के ऊपर, जो बाहर वाले एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो अगर कंपेयर करते हैं बेरिलियम को फ्लोरीन से, तो हम देखेंगे कि बेरिलियम में जहाँ 4 प्लस के निशान थे वो एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, फ्लोरीन में जहाँ 9 प्लस के निशान थे वो एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो फ्लोरीन में ज़्यादा खींच पाएंगे उस इलेक्ट्रॉन को बेरिलियम के कंपैरिजन में। तो फ्लोरीन का साइज जो होगा बच्चों, वो बेरिलियम के साइज से छोटा हो। इसी तरह से हम इस पूरे पीरियड में किस तरह से साइज देखने को मिलेगी वो देखेंगे। बच्चों यहाँ हमने देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर चार्ज बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, वो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास लेके आता है, जिससे हमारे इलेक्ट्रॉन पास में आ जाता है और एटम की साइज छोटी हो जाती है। अगर प्लस का निशान कमजोर है, वो उस इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा, न्यूक्लियस के पास में खींचकर उस इलेक्ट्रॉन को नहीं ला पाएगा, तो हमारी साइज बड़ी होगी। तो यहाँ सबसे बड़ी साइज जो होती है बच्चों वो लिथियम की होती है, क्योंकि इसमें Z का वैल्यू जो है वो कम है। फिर हमारी बेरिलियम हो जाएगी, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और फिर हमारी फ्लोरीन हो जाएगी। ये जो लास्ट में नियॉन है, जो कि एक अक्रिय गैस है, अभी भी हमने पीछे वाली स्लाइड्स में बात की है कि जो अक्रिय गैस होते हैं वहाँ पर हमें वैंडरवेल रेडियस देखने को मिलता है, जो कि हमेशा कोवेलेंट रेडियस से बड़ा होता है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में हमें कोवेलेंट रेडियस देखने को मिलेगा, लेकिन जो नियॉन है इसमें हमें वैंडरवेल रेडियस देखने को मिलेगा। इसलिए नियॉन की साइज जो होगी बच्चों वो लिथियम से भी बड़ी होगी। ऐसा ही हमारे दूसरे पीरियड, तीसरे पीरियड और चौथे पीरियड में हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। जितने भी पीरियड्स में हम देखेंगे वहां हम पाएंगे कि जो लास्ट वाले इनर्ट गैसेस हैं, अक्रिय गैसें हैं, उनकी साइज जो हमेशा पहले वाले से बड़ी होती है। अब आगे हम देखते हैं कि जो ग्रुप होता है, वर्ग होता है, उसमें किस तरह से ऊपर से नीचे जाते वक्त हमारी साइज में वृद्धि या कमी देखने को मिलती है। वो देखिए, हाइड्रोजन जो है इसकी Z की वैल्यू 1 है, इसकी 3 है, 11 है, इसकी हमारी 19 है। इसमें हमारी एक ही कोश, एक ही ऑर्बिट, एक ही कक्षक देखने को मिलता है। तो हमारा हो जाएगा 2 कक्षक देखने को मिलते हैं। इसमें हमारा हो जाएगा 3 कक्षक है, यहाँ पे 3 शेल, 3 कोश देखने को मिलते हैं। और पोटेशियम जो होता है बच्चों, इसमें हमें 4 कोश देखने को मिलते हैं। इनको हम KLMN भी कहते हैं। अब क्योंकि ऊपर से नीचे जाते वक्त हमारे नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ कक्षकों की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बच्चों दूर जा रहा है। दूर जाएगा तो न्यूक्लियस उसको आसानी से नहीं खींच पाएगा अपनी तरफ, और साइज छोटी नहीं हो पाएगी। तो ऊपर से नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर हमारी साइज जो है बच्चों बढ़ जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं। अब बच्चों बात करेंगे अपवाद की। हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल में कहीं कहीं जो है इस तरह का ट्रेंड जो है हमें देखने, आवर्तता जो होती है हमारी कहीं कहीं हमें देखने को नहीं मिलती है, उसको ये अपवाद कहते हैं।
एग्जाम्स में, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो या दूसरे एग्जाम्स हो, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, वो एक्सेप्शन से ही, अपवाद से ही हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला पीरियड जो है आवर्त पहला वाला है, उसके अंदर हमें कौन कौन से अपवाद देखने को मिलते हैं। जब हम हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ जाते हैं, पहले वाले पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम है। जब हम हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ जाते हैं तो हमें पता है कि हाइड्रोजन के अंदर बच्चों कौन सा रेडियस देखने को मिलेगा, हमें कोवेलेंट रेडियस देखने को मिलेगा, और हीलियम के अंदर हमें देखने को मिलेगा वैंडरवेल रेडियस। और अभी भी मैंने ऊपर पढ़ा था कि जब हम लेफ्ट से उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जाते हैं तो हमारी साइज जो बच्चों घटती है, लेकिन क्योंकि हीलियम में वैंडरवेल रेडियस है तो इसकी साइज जो है बच्चों हमेशा हाइड्रोजन से बड़ी होगी। अगर क्वेश्चन आता है कि हीलियम की साइज हाइड्रोजन से बड़ी क्यों है, तो आप कह सकते हैं हीलियम में वैंडरवेल रेडियस होता है, जबकि हाइड्रोजन में कोवेलेंट रेडियस देखने को मिलता है, और वैंडरवेल रेडियस हमेशा कोवेलेंट रेडियस से बड़ा होता है। आगे हम कुछ और अपवाद एक्सेप्शंस देख लेते हैं। इसी तरह का एक्सेप्शन जो बच्चों हमें सेकंड पीरियड में देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिथियम से लेके जब हम जाते हैं फ्लोरीन तक, हमारी साइज जो बच्चों घटती है, लेकिन फिर वही बात यहाँ पे आ जाती है नियॉन के साथ में। नियॉन जो है वो एक इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, और गैसों में हमें कौन सा रेडियस देखने को मिलता है, वैंडरवेल रेडियस। और जहाँ वैंडरवेल रेडियस देखने को मिलेगा वो हमेशा हमारा बड़ा होगा कोवेलेंट रेडियस से। तो इसकी जब हम साइज लिखेंगे तो नियॉन की साइज सबसे बड़ी होती है, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और फिर हमारा फ्लोरीन आता है। इसी तरह का ट्रेंड जो है हमें थर्ड पीरियड में भी देखने को मिलता है। यहाँ भी आर्गन जो है सबसे आगे आ जाएगा, और बाकी जो है इसके बाद में आएंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। उम्मीद करती हूँ बच्चों पीरियड्स में किस तरह से साइज का ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा वो आपकी समझ में आ गया होगा। अब एक एक्सेप्शन जो है बच्चों हम डी ब्लॉक में देखते हैं। ये हमारा डी ब्लॉक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। Z की वैल्यू यहाँ दी हुई है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। हम देखते हैं कि स्कैंडियम से जब वैंडियम की तरफ जाते हैं तो हमारा एटॉमिक रेडियस घटता है। क्रोमियम से कोबाल्ट की तरफ जाते वक्त ये बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, सबका एटॉमिक रेडियस क्रोमियम से लेकर कोबाल्ट तक का बराबर है। और फिर निकल से जिंक की तरफ जाते हैं तो हमारा एटॉमिक रेडियस हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। जो हमारा स्कैंडियम था बच्चों, उसके अंदर डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई देगा। टाइटेनियम में डी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। वेनेडियम में डी के अंदर 3। क्रोमियम के कॉन्फ़िगरेशन को हम D5 लिखेंगे। मैंगनीज को भी हम D5 लिखेंगे। और आयरन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन जो होंगे डी में 6 दिखाई देंगे हमें। ये बच्चों हमारा हो जाएगा कोबाल्ट का D7। ये आ जाएगा निकल, ये हमारा कॉपर, और ये हमारा हो जाएगा जिंक। ये बच्चों पूरी की पूरी जो है हमारी 3D सीरीज है। सारे डी जो है बच्चों 3 वाले हैं। ये यहाँ पे मैंने D5 को 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि जो क्रोमियम होता है बच्चों, इसके अंदर डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं 3D में, और जो 4s होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि डी और एस की एनर्जी डिफरेंस कम होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे जा सकता है और ये 3D5 हो जाता है। हमें पता है कि आधा भरा हुआ और पूरा भरा हुआ कक्षक जो होता है, ऑर्बिट जो होता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो क्रोमियम जो है स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए एस में से 1 इलेक्ट्रॉन को डी में ट्रांसफर हो जाता है और ये स्टेबल बन जाता है। ऐसा ही हमें यहाँ पे कॉपर में देखने को मिलेगा, जहाँ पे D9 था, लेकिन डी और एस के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम था तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है 4s में से डी में आ जाएगा और ये 3D10 हो जाएगा। तो 3D सीरीज में हमें कौन सी कॉन्फ़िगरेशन देखने को नहीं मिली, यहाँ पे हमें D4 देखने को नहीं मिला, और यहाँ पे हमें D9 भी देखने को बच्चों नहीं मिला। यहाँ से यहाँ देखा बच्चों हमने कि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। यहाँ डी में 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ डी में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ डी में 3 इलेक्ट्रॉन है। जब डी के अंदर 5 आया बच्चों इलेक्ट्रॉन, तब देखिए क्या हुआ। वाले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। डी के अंदर 5 कक्षक होते हैं बच्चों। ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉन D1 हो गया, फिर ये D2 हो जाएगा, ये हमारा D3 हो गया। जब हम D5 की बात करते हैं तो क्या होता है वो देखिए, ये हमारा D5 हो गया। और जब D6 होगा तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने से बच्चों हम यहाँ देखेंगे कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। ऊपर वाले केस में सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे कोई रिपल्शन नहीं था, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ, इनके बीच में रिपल्शन प्रतिकर्षण बढ़ गया। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे तो एटम का साइज बच्चों बड़ा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, इसलिए हमारा साइज जो होता है बच्चों वो बड़ा होता है। जब हम D1, D2, D3 को देखते हैं तो हम देखते हैं कि Z जो है बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम कहते हैं, नाभिकीय आवेश जो है वो
बढ़ता हुआ दिखाई देगा हमें। प्रतिकर्षण यहाँ बिल्कुल नहीं है। नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, इसका मतलब नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो बच्चों हमारी क्या हो जाएगी, साइज छोटी। यहाँ क्या है, यहाँ भी D5 और D6 जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है यहाँ भी न्यूक्लियर चार्ज जो है बच्चों वो तो बढ़ेगा। लेकिन एक चीज जो और हमें यहाँ दिखाई दे रही है, जो ऊपर नहीं दिखाई दे रही थी, कि यहाँ प्रतिकर्षण भी बढ़ेगा। जितना हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जितना न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होगा। तो दोनों एक दूसरे को बच्चों बैलेंस कर लेंगे। जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है उतना ही प्रतिकर्षण जो है वो भी बढ़ता है। दोनों का इफेक्ट जो है वो कैंसिल हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन प्रतिकर्षण बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाते हैं। दोनों जो है आपस में, दोनों की मात्रा जो है बच्चों वो बराबर है। इसलिए यहाँ से यहाँ क्रोमियम से लेकर आयरन तक हमें न तो साइज बढ़ता हुआ दिखाई देगा, न साइज हमें घटता हुआ दिखाई देगा। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। जब हम क्रोमियम से आयरन तक जाते हैं तो यहाँ Z का मान, Z की अमाउंट भी बढ़ती है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू हो गई तो यहाँ रिपल्शन भी बढ़ेगा। जितना जो है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ न्यूक्लियस की तरफ खींचता है न्यूक्लियस, उतना ही हमारा रिपल्शन देखने को मिलता है। दोनों की अमाउंट करीब करीब सेम होती है। इसलिए एटॉमिक साइज में हमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है, वो कांस्टेंट रहता है। जब भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो बच्चों एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अब इनमें क्या होता है वो देखिए, D7 से लेके जब D10 तक जाते हैं हम, अब यहाँ हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन जो है बच्चों बहुत ज्यादा हो गया। यहाँ पे सिर्फ हमारा एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर था। यहाँ जब हम बात करते हैं D8 की तो हम देखेंगे कि यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन जो है पेयर हो गए। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है ज्यादा बढ़ेगा। और Z का मान, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है D7 से D10 तक जाने में, Z का मान, न्यूक्लियर चार्ज भी हमारा बढ़ेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है बच्चों, वो ज्यादा होता है न्यूक्लियर चार्ज से। अब प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, इसका मतलब जो है इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के पास में नहीं आ पाएंगे, वो हमेशा दूर ही रहेंगे। और इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के पास में नहीं आ पाते हैं तो साइज बच्चों बड़ा होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक आ जाते हैं तो साइज छोटा, नहीं आ पाते हैं तो साइज बड़ा। तो इस केस में जो था हमारा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो था वो नाभिक चार्ज से ज़्यादा था, साइज बड़ा। सेकंड वाले केस में जो था हमारा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और Z का मान जो है करीब करीब बराबर था, इसलिए साइज जो था हमारा कांस्टेंट था। कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिल रहा था, ना घट रहा था ना बढ़ रहा था। पहले वाले केस में जो था हमारा बच्चों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कम था Z से। अब Z का मान ज़्यादा है, Z की अमाउंट ज़्यादा है, तो न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे। न्यूक्लियस जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आएंगे तो हमारा साइज जो बच्चों छोटा हो जाएगा, साइज छोटी। तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। इसको हम याद कैसे करेंगे वो बच्चों हम आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। SiTZnV को हम आगे लिख लेंगे और लास्ट में कोन लिख देंगे हम, और बीच में CrMnFeCu लिख देंगे। ये हमारी सीरीज हो जाएगी इनके एटॉमिक रेडियस की। 4D और 5D में भी यही हमें देखने को मिलता है, एक्सेप्शन इसी तरह से। तो इसको हम गा के याद कर सकते हैं, SiTiZnV, लास्ट में CO नी और बीच में CrMnFeCu, जिनका साइज बराबर होता है। एक अपवाद बच्चों हम और देख लेते हैं, स्कैंडियम, ये ट्रिम हो गया, लैंथियम, ये हमारी 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है। यहाँ Ti हो गया, Zr, जिरकोनियम HF हो गया, VNB और ये TA हो गया। 57 के बाद में सीधा जो है हमारा 72 आ रहा है। बीच में कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे गायब है। ये एलिमेंट्स जो बीच में गायब हैं ये हमें पीरियोडिक टेबल के नीचे जो है लेंथनॉइड्स के रूप में देखने को मिलते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर जो है 58 से लेके 71 तक होता है। लैंथनियम के बाद के एलिमेंट्स है, इसलिए इनको लेंथनॉइड्स कहते हैं। जब हम बात करते हैं कि एटॉमिक रेडियस की, तो हम देखते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस बच्चों बढ़ता है, जो हमें SC, Y और LA में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एटॉमिक रेडियस हमारे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जब हम बात करेंगे इस टाइटेनियम और वेनेडियम वाली सीरीज की बच्चों, तब हमें यहाँ पे ये ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच में जो है ये 58 से लेके 71 तक के लेंथनॉइड्स जो है यहाँ पे आ जाते हैं इस जगह पे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स ऊपर से नीचे जाने बढ़ते हैं, इसलिए एटॉमिक साइज बढ़ेगी। टाइटेनियम वाले में देखिए ट्रेंड क्या हो जाएगा, टाइटेनियम जो है छोटा है, जिरकोनियम और HF का जो होता है साइज बराबर होता है। अब वही जो हमें यहाँ वेनेडियम वाली सीरीज में देखने को मिलेगा। 4D और जो 5D है बच्चों हमारी, इसमें ऐसा हमें क्यों देखने को मिल रहा है, ये 4D और 5D सीरीज जो थी हमारी, उसका एटॉमिक रेडियस जो है करीब करीब दोनों का सेम होता है। तो इसका हम कह सकते हैं कि कुछ तो ऐसा हुआ है 58 से लेके 71 तक, इसी कारण जो है हमारा HF का रेडियस जो है इस ZR के बराबर है।
और TA का रेडियस जो है इस NB के बराबर है। जो एक्चुअल ट्रेंड होती है वो हम देखते हैं कि जब ZR से HF जाते हैं तो जैसे Y से LA जाने पर एटॉमिक रेडियस हमारा बढ़ रहा है, तो यहाँ भी ZR से HF जाने पर एटॉमिक रेडियस हमारा बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वही चीज हमारा NB से TA तक जाने पर मिली। यहाँ भी एटॉमिक रेडियस जो बढ़ना चाहिए था नहीं बढ़ा, और इन दोनों का एटॉमिक रेडियस जो है करीब करीब बराबर है। ये बच्चों होता है लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। जब हम बात करते हैं बच्चों 58 से लेके 71 वाले एलिमेंट्स की, तत्वों की, तो यहाँ पे हमें बच्चों 4f शेल देखने को मिलती है। 4f जो है कोश यहाँ पे भरना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्या है इस 4f कोश में जो साइज को बराबर कर देता है 4D और 5D वाली। 4f शेल को जब भरते हैं तो उसमें एक कॉन्ट्रैक्शन जो होता है बच्चों, लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है। 4f में जब हम चलते हैं तो साइज हमारी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। लेंथनाइड सीरीज में एटम का साइज जो होता है बच्चों बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसका मतलब है जब हम 58 से 70 तक जाएंगे तो बच्चों हमारा साइज जो है बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद हमारा 72 आएगा। इसका मतलब 71 से 72 जाएंगे तो हमारा साइज कम ही रहेगा, HF का साइज कम रहेगा। इसका मतलब ZR जो इसके ऊपर है उसका साइज भी कम है, तो हमारा HF का साइज जो है बच्चों वो ZR के साइज के बराबर हो जाएगा। दोबारा बता रही हूँ आपको, 58 से 71 तक हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन 4f शेल में एंटर करते हैं। 4f शेल जो है उसमें लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है। तो 71 वाला जो एलिमेंट है उसकी साइज जो है छोटी होती है, और जस्ट उसके बाद में ही 72 वाला एलिमेंट आता है तो HF की साइज भी छोटी ही रहती है। जब SF की साइज छोटी होगी तो उसके ऊपर जो ZR प्रेजेंट है उसकी साइज भी छोटी है, तो दोनों की साइज जो है छोटी छोटी होती है, इसलिए दोनों को हम बराबर लिखते हैं। ZR इक्वल टू HF, दोनों की एटॉमिक साइज करीब करीब बराबर होती है। ऐसा ही हमें NB और TA के अंदर भी देखने को मिलता है, क्योंकि 4f के कारण साइज डिक्रीज कर रहा है और इतना ज़्यादा डिक्रीज करता है कि 72 तक आने पर भी साइज नहीं बढ़ पाता है, वो छोटा ही रहता है। तो HF की साइज जो होती है बच्चों वो हमें ZR के बराबर ही देखने को मिलती है। ऐसा ही हमें TA की साइज और NB की साइज में देखने को मिलता है। बच्चों आगे आने वाली स्लाइड्स में हम इसको और देखेंगे। लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम हिंदी में लेंथनाइड संकुचन भी कहते हैं, इसको शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में परिरक्षण प्रभाव कह सकते हैं इसको। यहाँ एक डायग्राम दिखाया हुआ है आपको। ये बीच में जो बच्चों है ये न्यूक्लियस है हमारा। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के कारण। ये चारों तरफ जो है पहला वाला कक्षक जिसकी बात कर रही हूँ ये वाला, इसमें देखिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। शील्डिंग इफेक्ट या लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन हमें मल्टी इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जहाँ होते हैं वहाँ देखने को मिलते हैं। ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है इस कक्षक में वो एक कवच की तरह काम करते हैं, और बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है बच्चों, यहाँ तक जो है न्यूक्लियस के प्रभाव को पहुँचने ही नहीं देते हैं। ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है एक कवच की तरह काम करते हैं, एक शील्ड की तरह काम करते हैं, और न्यूक्लियस के प्रभाव को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुँचने देते हैं। उसको न्यूक्लियस के प्रभाव से शील्ड कर लेते हैं, उसका परिरक्षण करते हैं, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है दूर जाने के लिए। न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ नहीं खींच पाता है और हमारी साइज बढ़ जाती है। तो हमने देखा कि जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों ये शील्ड करते हैं न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस के अफेक्ट जो है उसको बाहर तक नहीं जाने देते हैं ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स। इसको समझने के बाद ही बच्चों हम लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। SPDF सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट जो होता है बच्चों S का होता है, क्योंकि उसका शेप होता है सर्कुलर। उसके बाद में P का होता है, फिर D का होता है, और सबसे कम जो होता है F जो होता है, क्योंकि उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। न्यूक्लियस के चार्ज को अंदर तक नहीं रोक पाता है, वो चार्ज बाहर तक चला जाता है और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ न्यूक्लियस आसानी से खींच लेता है और साइज हमारी छोटी हो जाती है। जो ज़्यादा शील्ड कर पाएंगे वो न्यूक्लियस के चार्ज के प्रभाव को बाहर तक नहीं जाने दे पाएंगे। जो कम शील्ड कर पाएंगे वो न्यूक्लियस के प्रभाव को बाहर तक जाने देंगे। न्यूक्लियस जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और साइज हमारी छोटी हो जाएगी। अब हुआ क्या था, जो हमने देखा था 58 से लेके 71 तक जब देखा था हमने, इनके बीच में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनके अंदर F वाले इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिलेंगे। F कक्षक यहाँ पे है। F जो है वो पुअर शील्डिंग करता है बच्चों। पुअर शील्डिंग होने के कारण जो है हमारे पास 4 जो सबशेल होती हैं, SP उपकोष जिसे हम कहते हैं। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस जो है अपनी तरफ खींच लेता है और हमारी साइज जो है वो छोटी हो जाती है। इसीलिए हमने देखा था कि 58 से लेकर 71 तक जो था हमारा साइज छोटी थी। जो एटॉमिक रेडियस है 58 से 71 तक जाने पर बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है, ये देखिए, क्योंकि F का जो है बच्चों पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और साइज छोटी हो जाती है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन शील्डिंग इफेक्ट जो है, इसे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, समझ में आ गया होगा। तो हम क्या देखेंगे,
हम आगे आने वाले स्लाइड्स में इसके बारे में और पढ़ेंगे। ये साइज़ जो है वो इसमें इस तरह से दिखाई देगी हमें, इसमें जो साइज़ है वो इस तरह से दिखाई देगी और ये हमारे बराबर होंगे दोनों। तो अगर रीज़न आपको आता है कि 72 वाला जो है बच्चों, ये वाला, इसकी साइज़ छोटी क्यों है, तो आप कह सकते हैं बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F। 4F के खराब शील्डिंग इफेक्ट के कारण, खराब परिरक्षण प्रभाव के कारण साइज़ इसकी छोटी हो जाती है और छोटी साइज़ जो होती है हमारी इस HF की ZR के बराबर हो जाती है, इसलिए ZR और HF जो है बच्चों दोनों साइज़ में बराबर है। आगे हम पढ़ते हैं बच्चों आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस होता क्या है और कैसे हम निकालेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक मेटल है M, इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इसके ऊपर प्लस का निशान आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो अपना निशान माइनस का लेके निकल गया। या फिर एक मेटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन आके जुड़ गया, इलेक्ट्रॉन आके इससे अटैच हुआ है तो अपना माइनस का निशान लेकर आया है, इसके ऊपर माइनस का निशान आ जाएगा। इस समय जो हमारे पास बनते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं कैटाइन, जिसके ऊपर प्लस का निशान है। और ये जो है हमारा जिसमें इलेक्ट्रॉन आके ऐड हुआ था, इसको हम कहते हैं एनाइन, इसको हम कहते हैं धनायन हिंदी में, और ये हमारा हो जाएगा ऋणायन। जो धनायन होता है ये हमने देखा है कि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण बनता है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन, मान लीजिए इसमें 5 प्रोटॉन थे, पहले 5 ही इलेक्ट्रॉन थे, अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन हमारे पास 5 ही हैं और इलेक्ट्रॉन हमारे पास 4 हो गए। पहले 5 प्रोटॉन जो है 5 प्लस के निशान 5 माइनस के निशान को खींच रहे थे, अब जो है 5 प्लस के निशान सिर्फ 4 माइनस के निशान को खींच रहे हैं। तो इसकी साइज जो है बच्चों छोटी होगी क्योंकि 5 जो है वो ज़्यादा ताकत लगा के 4 को खींचेंगे। जितनी ताकत 5 पे नहीं लगा पा रहा था उतनी ताकत 5 जो है वो 4 पे लगाएगा। कैटायन जो होते हैं हमेशा उनकी साइज बच्चों छोटी होती है। एनायन देखिए कैसे बनेगा। हमने देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल में ऐड हो गया। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड हुआ तो हमारा माइनस बना था जिसको हम एनायन कह रहे थे। अब देखिए पहले इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे बच्चों और इसके पास 5 ही प्रोटॉन थे। हम M की बात कर रहे हैं। 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन जो है उनके बीच में अट्रैक्शन था, लेकिन जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। प्रोटॉन हमारे बच्चों 5 ही हैं। अब 5 प्रोटॉन जो है इन 6 इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी तरफ ताकत के साथ नहीं खींच पाएंगे और हमें बड़ा साइज जो है इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ मूव करेगा, साइज हमारा बड़ा होगा। तो कैटायन जो होते हैं उसकी साइज छोटी होती है, एनायन जो होते हैं उसकी साइज बड़ी होती है। सबसे बड़ी साइज होगी हमारी एनायन की, उसके बाद हमारी होती है मेटल की और सबसे छोटी साइज हमारी होती है कैटायन की। कुछ एग्जांपल्स बच्चों कर लेते हैं इसको समझने के लिए। हम पहला एग्जांपल है हमारा, बताना है कि किसकी साइज छोटी है किसकी साइज बड़ी है। ये H है, ये हमारा H प्लस है और ये हमारा H माइनस हो गया। हमने देखा था पीछे वाली स्लाइड में कि कैटायन जो होता है उसकी साइज छोटी होती है, तो पहले हम H प्लस की साइज लिख लेंगे छोटी में, फिर हमारा एटम हो जाएगा न्यूट्रल एटम और उसके बाद में हमारा एनायन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, N माइनस है, N माइनस 2 है, N माइनस 3 है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो हमें दिख रहे हैं कि इसके पास में है। हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि बच्चों N जो है इस वाले के पास में बच्चों एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस N के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ ज़्यादा रिपल्शन देखने को मिलेगा। तो N माइनस 3 वाला जो है जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उसका साइज बड़ा होगा। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों उनके बीच में रिपल्शन बच्चों उतना ही ज़्यादा देखने को मिलेगा और जितना ज़्यादा रिपल्शन हमें देखने को मिलेगा उतनी ही बड़ी हमारी साइज होगी एटम की या उस कैटायन एनायन की। अगला एग्जाम्पल देखिए बच्चों, यहाँ पे -2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो इसका साइज बड़ा होगा। F प्लस है, F माइनस है और F है। सबसे छोटा वाला जो होता है बच्चों कैटायन होता है, फिर हमारा न्यूट्रल एटम हो जाएगा और फिर हमारा जो है एनायन हो जाएगा। ये अभी भी हमने पीछे वाली स्लाइड में बच्चों डिस्कस किया है। एक दो एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं इसको क्लियर करने के लिए। अब इसमें सिर्फ छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है बच्चों को देखेंगे। इसमें 6 प्लस है, इसका मतलब ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल गए और कम इलेक्ट्रॉन बचे हैं। बच्चों ध्यान से देखेंगे इसको, यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल गए। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल गए इसका मतलब इसके पास कम इलेक्ट्रॉन बचे हैं। कम इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो उसको आसानी से अपनी तरफ खींच पाएगा, तो इसकी साइज़ छोटी हो जाएगी। जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा साइज़ उतना छोटा होगा, जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा साइज़ उतना बड़ा होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, Fe2 प्लस और Fe3 प्लस है हमारे पास। अभी मैंने आपको बताया है कि Fe3 प्लस जो है उसके अंदर से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल गए, उसके पास कम इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो वो आसानी से खींच सकता है उनको अपनी तरफ। तो ये साइज़ जो है इसकी
छोटी हो जाएगी Fe2+। एक और एग्जाम्पल ध्यान में आ रहा है, वो कर लीजिए। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकले हैं? यहाँ से निकले हैं, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा बच्चों? यही हो जाएगा। उसके बाद में नंबर आएगा Mn4+ का, और फिर आ जाएगा हमारा Mn2+। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उतनी छोटी, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज साइज उतनी बड़ी। चलो बच्चों आगे हम देखते हैं कि किस तरह से जो हमारा आयनिक रेडियस होता है अलॉन्ग पीरियड और अलॉन्ग ग्रुप ट्रेंड दिखाई देता है। इसमें हम इसको दो कैटेगरीज में रख सकते हैं। अगर सभी एलिमेंट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं, उन पे अगर चार्ज सेम है तब पीरियड और ग्रुप में क्या होगा, और चार्ज अलग अलग है तब क्या होगा। पीरियड जो है उसमें हम देखेंगे उल्टे हाथ से जब सीधे हाथ की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो होता है बच्चों घटता है, क्योंकि साइज छोटी हो जाती है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमारा जो एटॉमिक रेडियस होता है, परमाणु त्रिज्या होती है बच्चों, वो बढ़ जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो है बढ़ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं जब जितने भी एलिमेंट्स ऊपर से नीचे हम देख रहे हैं उनके ऊपर सेम चार्ज होगा, तब हमें इस तरह की चीज़ देखने को मिलेगी। उल्टे हाथ से सीधे हाथ तक जाने पे घटता हुआ दिखाई देगा, ऊपर से नीचे जाने पर हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर एलिमेंट्स हमारे अलग अलग चार्ज दिए हुए हैं तब हम कैसे करेंगे? एग्जाम्पल देखिए, Na के ऊपर +1 का है, Mg के ऊपर +2 है, एल्युमिनियम के ऊपर +3 है। जब चार्ज हमें अलग अलग देखने को मिलेंगे तो हमें पीरियड और ग्रुप नहीं देखना है, क्योंकि चार्ज हमारा डिफरेंट है, इसलिए ग्रुप और पीरियड को हम नहीं देखेंगे। आगे आने वाले कुछ एग्जाम्पल्स में हम इसको और क्लियर कर लेंगे। आगे आने वाले स्लाइड्स में बच्चों कुछ एग्जाम्पल हम और देखेंगे। लिथियम ऊपर प्लस का निशान है, एक है प्लस है। यहाँ भी सोडियम के ऊपर एक प्लस का है, पोटेशियम रुबिडियम के ऊपर एक एक प्लस के निशान है। इनको हम क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ हमने लिया है, आरबी की साइज सबसे बड़ी होगी, सबके ऊपर सेम निशान है, तो हम इसको रेगुलर ट्रेंड के हिसाब से कर सकते हैं जो हमें देखने को मिलती है। कुछ एग्जाम्पल्स जो हटकर आते हैं एग्जाम में बच्चों, उनको देखने के लिए हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ देखनी पड़ेगी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ होती क्या है? वो स्पीशीज़ जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है समान होते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिखाया हुआ है मैंने, O2-, N3-, F-, Na+, Mg2+, इसमें सारे के सारे जो हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है तो हम उसका एटॉमिक रेडियस किस तरह से निकालेंगे वो देखिए। बच्चों ऑक्सीजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर हमारा 8 होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए इसलिए हमारा ये 10 हो गया। नाइट्रोजन का 7 होता है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए, इसका भी 10 हो गया। फ्लोरीन जो है इसका 9 होता है, एक और हो गया, ये भी 10 हो गया। सोडियम का 11 होता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया क्योंकि प्लस का निशान है तो इसका भी 10 हो गया। मैग्नीशियम का 12 होता है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये भी हमारा 10 हो गया। तो हमने देखा कि सब में जो है बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है हमारा सेम है, लेकिन इनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है न्यूक्लियस के ऊपर प्लस का निशान है बच्चों, वो अलग अलग है। तो इनकी साइज को हम कैसे देखेंगे वो देखिए। ऑक्सीजन के केस में जो है बच्चों 8 प्लस के निशान 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, यहाँ पे 7 प्लस के निशान 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, यहाँ 9 प्लस के निशान 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, यहाँ हमारे 11 जो है प्लस के निशान 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, और यहाँ हमारे 12 प्लस के निशान जो है 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो आपको देख में समझ में आ गया कि कौन आसानी से कितनी ताकत से इसको खींच सकता है। जहाँ पे 12 प्लस के निशान है, उन 12 प्लस के निशान को 10 इलेक्ट्रॉन खींचने में बच्चों कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, उनको बहुत पास तक वो खींच लेंगे और साइज हमारा छोटा होगा। सोडियम के केस में जो है बच्चों हमारे 11 जो है प्लस के निशान 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये इतने आसानी से नहीं खींच पाएंगे जितना कि मैग्नीशियम खींच पा रहा था। तो मैग्नीशियम का साइज बच्चों हमारा सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि उसमें 12 प्लस के निशान 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, जो बहुत आसानी से बहुत ताकत के साथ वो खींच सकते हैं। उसके बाद नंबर आएगा हमारा सोडियम का, Na+ का, फिर आ जाएगा F- का, O2- का, और फिर आ जाएगा N-3 का। उम्मीद करती हूँ एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं आगे आने वाले स्लाइड में। उससे पहले हम इसका रूल देख लेते हैं। साइज जो होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर के, या फिर इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। चलो बच्चों अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे S2- है, तो इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों 18 इसके पास में। इसका Z जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 है इसमें। फॉस्फोरस जो है इसका भी 18 है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, 15 था इसका। क्लोरीन का 17 था, 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया तो इसका भी 18 हो गया बच्चों। अभी हमने देखा है फॉर्मूला साइज जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/Z के।
जिसका Z ज़्यादा है उसकी साइज़ छोटी। Z किसका ज़्यादा है बच्चों? क्लोरीन का ज़्यादा है, तो क्लोरीन की साइज़ सबसे छोटी हो जाएगी। उसके बाद में नंबर आएगा हमारा सल्फर वाले एनायन का और फिर हमारा हो जाएगा बच्चों फॉस्फोरस वाला एनायन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों।